गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मॉर्निंग मॉर्निंग। ये राजस्थान की रजत बूंदे में आप लोग क्या लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए क्या? क्या चाह रहे थे आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक। चलिए वाचन भी हो जाएगा इसी बहाने। हालांकि ये अध्याय पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। इसमें आप शुरू करें ना, यहाँ से जो पहला पैरा है, इसमें जो राजस्थान की रजत बूंदे हैं, इसमें जो पहला पेज है, इस पेज में कहीं कोई लाइन, कोई बात आपको जो ना समझ में आई हो, बारी बारी से इस पर पूछें और उसे हम बता दें। अब पूरा मैं ही पढ़ूं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपकी समस्या का निराकरण भी नहीं हो सकेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि राजस्थान की रजत बूंद है, अब इस पेज पर यदि किसी पंक्ति में आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो वो पूछिए। बोलिए। सर जामा दम फोटो का मतलब क्या होता है? क्या फिर एक बार? सर सेकंड पैरा में है, अच्छा, थर्ड फोर्थ लाइन में जामा दम खोटू, उसका मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, रुकिए बता रहा हूँ। हाँ हाँ, गहराई में जमा दम घोटू, गरम हवा ऊपर लौटती है। इसमें देखिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आप लोगों को पता भी होगा कि भूगर्भ के अंदर यानी जमीन के भीतर आग ही आग है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वो लावा के रूप में सारे मेटल वो पिघली हुई अवस्था में वो बहते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। बात यह है कि गहराई में टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी ज़्यादा है। जमा दम घोटू का मतलब ये हुआ, जमा का मतलब कलेक्टेड से मतलब है, जो वहाँ इकट्ठा है। और दम घोटू का मतलब वहाँ सफिकेशन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसी को दम घोटू कहा जाता है। तो ऊपर से जब वो एक मुट्ठी भर बालू जो है वो फेंका जाता है अंदर, तो अंदर की हवा बाहर आ जाती है और बाहर से स्वच्छ वायु अंदर जाती है, जिससे चलबांजी को सांस लेने में कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ता है। तो बात समझ में आ गई? चलिए, और कोई? यस सर। और कोई दूसरे विद्यार्थी पहले पेज में? पहले पेज में कोई और दूसरे विद्यार्थी? नो सर। हाँ चलिए, अब चलते हैं सेकंड पेज में। सेकंड पेज सर में किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। यस सर, नेति 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 जैसा का, कुछ पेचीदा मामला। नेति का देखिए, जब आप विग्रह करेंगे, ये संस्कृत का शब्द है। न इति, न इति माने नहीं नहीं, ठीक ना? ये किस पंक्ति में है? एकदम लास्ट के लास्ट में सर, उसके थोड़ा ऊपर।
यहाँ तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। लास्ट एकदम सर, लास्ट पैराग्राफ का थोड़ा ऊपर। देखो यहाँ तो सर नेति नेति जैसा। नेति नेति का मतलब न इति ऐसा ही है। थोड़ा सा पूरा वाक्य मिल जा रहा है, रुकिए मैं देख रहा हूँ। तो जहाँ पे फिगर पढ़े सर, पूरा वाक्य पढ़ दे। खत्म हो रहा है वहाँ मिल जाएगा, वेट करो। दूसरे पेज की बात कर रही हैं? यस सर, दूसरे पेज में दूसरे लास्ट पैराग्राफ के थोड़ा ऊपर, सेकंड से पैराग्राफ एकदम लास्ट लाइन सर। सर लास्ट से रुकिए फोर्थ रुकिए लाइन। रुकिए रुकिए मैं देख रहा हूँ। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है, इसमें कहीं नहीं ना है? सर जहाँ फिगर लास्ट खत्म हो रहा है ना, उसके लेफ्ट में आइए, वहाँ नीचे वाला लाइन है बस। इस पेज को मैं पढ़ ही रहा हूँ, देखिए देखिए। कुआं पुल्लिंग है, कुई स्त्रीलिंग, ये मिल रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। ओके, इस पेज को मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। इसके बाद में ही है ना? नो सर, इसके बाद एक और पैराग्राफ, कुएं अच्छा, और ठीक अर्थ में कुएं से बिल्कुल ठीक है मैं देख रहा हूँ। इस कुआं पुल्लिंग है, कुई स्त्रीलिंग। देखिए, आकार में छोटा होने के कारण भी लिंग परिवर्तन होता है। जैसे आपने देखा होगा, थोड़ा सा आकार में बड़ा हो छुरा कहते हैं, फिर आकार में छोटी हो छुरी कह देते हैं, कटोरा और कटोरी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यास में ज्यादा है तो कुआं है, व्यास कम है तो ये कुई के रूप में इसको स्त्रीलिंग मान लिया गया। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई में तो कुई की कहीं से कम नहीं है। गहराई कम नहीं होती है, सिर्फ इसका डायमीटर कम होता है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। ये इसका मुख्य कारण वो खड़िया पट्टी का जो पत्थर है, आप बना के दिखाया गया था कि कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। तो जहाँ ऊपर है वहाँ कुएं की गहराई कम हो जाएगी, जहाँ खड़िया पट्टी नीचे है वहाँ कुएं की गहराई ज्यादा हो जाएगी। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल को ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, यही है। तो देखिए, आप लोगों को करना क्या है कि जिस शब्द या वाक्य का अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो, उसके 2-3 पंक्ति पहले पढ़ते हैं, 2-3 पंक्ति बाद में पढ़ते हैं। पढ़ेंगे तो अर्थ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ उसी शब्द पर आप अटक के देखेंगे तो थोड़ी कठिनाई आएगी। उसका भावार्थ भी निकल जाता है। यदि शब्दार्थ मालूम है तो अच्छी बात है। देखिए, परमात्मा के विषय में अभी भी आप देखते हैं कि परमात्मा के विषय में बहुत सारे पंथ संप्रदायों में मतभेद हुआ करता है। अलग अलग पंथ बने हुए हैं, परमात्मा को अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं लोग। लेकिन चारों तरफ की परिभाषाओं को देखने के बाद जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो इस संदर्भ में परमात्मा के विषय में भी हमारे विद्वानों ने कहा है नेति नेति,
यानी जो परमात्मा है, जैसा लोगों की संज्ञान में है ईश्वर परमात्मा, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, व्याख्येय नहीं है, ये शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। यह सिर्फ अनुभूति का विषय है, इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। फिर भी शब्दों में बांध करके बहुत सारे पंथ संप्रदाय बना करके आपस में लोग लड़ते रहते हैं। इन लड़ाइयों से यदि दूर होना है, इन पांथिक संकीर्णताओं से यदि दूर होना है, तो वह अनुभव का विषय बन जाता है। देखिए, एक शब्द आता है अध्यात्म। अधि का मतलब होता है प्रभुत्व, आत्म मतलब ये स्वयं से है, अंतरात्मा से है। दुनिया में किसी भी तरह की कोई सोच या विचारधारा आती है तो आप दूसरे से प्रभावित होते हैं। अधिकांश व्यक्ति दूसरे से प्रभावित हो जाता है, जैसा वर्णन कर देता है वैसा हम मानने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने अंतरात्मा में चिंतन मनन करके जिस चीज को पाते हैं, वही अध्यात्म का वो मुख्य विषय होता है। नहीं तो परमात्मा के विषय में न इति यानी इसके विषय में कोई जान न सका, कोई जान न सका, इस तरह की बातें, या इस परमात्मा के विषय में कोई निश्चित पारिभाषिक शब्दावली नहीं दी जा सकती है, वो अनुभूति का विषय है। वहाँ नेति नेति कह दिया जाता है। यदि शब्दार्थ जानते हैं तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, नहीं तो अब देखिए पंक्तियों से आप कोई एक और अर्थ से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। भूजल जमीन के अंदर जो चला जाता है पानी रिस करके, तब भी जब वर्षा ही नहीं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। यानी जो रेजा पानी है, बालू में या रेत में जो पानी रिस रिस कर जाता है और खड़िया पत्थर के ऊपर टिकता है, उसमें से कुएं का पानी निकाला जाता है। और कुआं जो है वो एक तरह से उसका पाताल से संबंध होता है। तो ये कुछ अलग तरह से है। फिर कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है, या तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नेति नेति क्यों कह दिया? देखिए, 3 तरह के पानी का जिक्र हुआ है इस पाठ में, आप पढ़े होंगे। एक तो जो वर्षा होती है, तो वर्षा का जल जो सीधे प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कि नदी नाला में कहीं इकट्ठा हो गया, उससे ले लिए, या फिर कहीं बर्तन में आपने इकट्ठा कर लिया, या फिर हौज टंकी इत्यादि बना लिया आपने, उसमें इकट्ठा कर लिया, ये हो गया पालर पानी। दूसरा वो है कि वर्षा का पानी रिस रिस के वो पाताल में चला जाता है, तो वो पाताली पानी हो जाता है। प्रायः कुएं उनसे भी जुड़ जाते हैं। तो और जो तीसरा है, जो न तो वर्षा का जल है और न ही पाताल का जल है, बल्कि वर्षा का जल और ये पाताल का जल, इन दोनों के बीच का पानी है, और ये नमी अवशोषित करके मिलता है। इसलिए एक नेति नेति जैसी अवधारणा उत्पन्न हो जाती है कि आखिर ये बीच वाला पानी कहाँ से आ जाता है। दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रिस रिस करके इन कुइयों में वो पानी आ जाता है। सोचने में भी लगता है कि हम बालू की खुदाई करते हैं और बालू हटा करके और छोड़ देते हैं, तो पता नहीं इसमें से कहाँ से पानी आ जाता है। यह एक आश्चर्य का विषय होता है। तो ये नेति नेति शब्द परमात्मा के विषय में भी कहा गया है, और परमात्मा के विषय में जब नेति नेति कहा जाता है तो मामला पेचीदा हो जाता है। कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता है कि आखिर परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये समझने में लोग अक्षम हो जाते हैं। ठीक उसी तरह की पेचीदा मामला यहाँ पर भी खड़ा हो जाता है। ये न तो वर्षा का पानी है, न पाताल का पानी है, आखिर ये बीच में पानी कहाँ से आ जाता है। इस विषय में नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला आ जाता है।
नेति नेति का मतलब इसके विषय में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, कुछ खास लोग ही समझते हैं, लेकिन सबके समझ के परे हो जाती है ये बात। बोलिए। बोलिए, बातें कुछ क्लियर हुई? आपकी आवाज आएगी, बोलें। या और कोई बातें इसमें? अनुराग, इस पेज में और कोई बात? इस पर देखिए, एक काम और आप लोगों को करना है। इस पार्ट से, इस पुस्तक में तो 2 ही अध्याय पढ़ने हैं आपको। गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, आप कहेंगे तो उसे भी फिर उसकी भी पुनरावृत्ति हो जाएगी। और दूसरा ये है राजस्थान की रजत पूजा। खूब ठीक से आप इसे पढ़ लीजिए, और इससे बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप बनाएं, बहुत अधिक से अधिक, और वो बना के रखे रहेंगे आप। जैसे मैं एक आध उदाहरण बता देता हूँ कि राजस्थान में जल को मुख्यतया कितने भागों में बांटा गया है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के आधार पर बताइए। तो ऑप्शन आप बना लेंगे, 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन बना लेंगे। और आपको पता है पालर पानी, पाताली पानी और रेजा पानी, ये 3 होते हैं, तो उसका उत्तर भी आप लिख लेंगे। और प्रश्न बन जाएंगे कि राजस्थान में जो कुइयों का निर्माण होता है, तो कुएं की दीवारों की चिनाई के लिए एक विशेष प्रकार की मोटे रस्से का प्रयोग किया जाता है जो लपेटने के लिए। तो उस रस्से को बनाने के लिए एक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। उस वनस्पति का नाम क्या है? बताएं कोई। कोई घास होती है, बता सकते हैं? बोलिए। आप बोलिए सर। किसी के ध्यान में आ रहा है? पुस्तक आपके सामने है। ये सर खीप होता है, खीप नामक वनस्पति होती है। हाँ, और एक और होती है, अभी याद नहीं आ रहा। खीप नामक। चलिए ठीक है। और जो कुएं की दीवार होती है, ये रस्से के अलावा और किसी चीज का प्रयोग किया जाता है? यस सर, बड़े लकड़ी के लट्ठे लट्ठों होते का हैं। सर। ठीक है। फिर इसी तरह से आप बहुविकल्पीय प्रश्न बनाएंगे कि अत्यधिक गहराई से पानी निकालने के लिए कुएं के ऊपर एक तकनीकी प्रयोग किया जाता है, एक तकनीकी उपयोग होता है जिसके जरिए पानी बड़ी आसानी से बाहर निकला। गिरनी सर, हाँ, गिरनी। हाँ, गिरनी को अब आप क्या करेंगे ना कि इससे बहुविकल्पीय प्रश्न आप बना लेंगे, ठीक ना? कि जिसके वह उपकरण जिसके कारण गहराई से पानी बड़ी आसानी से ऊपर निकाला जाता है, जो चक्करदार उपकरण होता है या छोटे पहिए जैसा होता है, उसको राजस्थान की भाषा में क्या कहा जाता है? आप
उसमें बना लेंगे घिरनी, गडेरी, फड़ेरी, और एक विकल्प बना लेंगे उपरोक्त सभी। आई बात समझ में? ये तीनों है, इसलिए तीनों यस सर। ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे बहुविकल्पीय। फिर एक और प्रश्न बन जाएगा कि घिरनी जिस आधार पर टिकी होती है उसका क्या नाम है? ये घिरनी जहां घूमती है तो घिरनी को टिकाए रखने के लिए एक बेस लट्ठा होता है, लाग। यस सर। क्या नाम है उसका? उड़ाक। उड़ाक सर। चित्र, हाँ, पिछले क्लास में मैंने चित्र बनाया था बोर्ड पर, उड़ाक है, ये हो जाएगा। और बताएं कि कुएं का मुंह छोटा बनाया जाता है। आप दो ही लोग ना बोलें, किसी और को भी अवसर दीजिए। जब कोई ना बताए तब बताएं आप लोग। दो ही लोग नहीं ना पढ़ रहे हैं, 30 की संख्या में बैठे हैं आप। तो कुएं का मुंह जो है वो छोटा बनाया जाता है, उसका डायमीटर कम होता है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? उसको आसानी से ढक सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कोई और सर बताए? उसका पानी जो है वो एवपोरेट ना हो, उसका पानी भाप बन के उड़े नहीं ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा। और भी एक कारण है, कोई तीसरा बताए? ये सर रेतीली वहां पर है सर, जमीनी इसके कारण फंसे नहीं सर। नो सर। नहीं, उसके लिए तो बहुत सारे वो उपक्रम उसमें होते हैं, जैसे रस्सी लगाया जाता है, लट्ठे से उसकी चिनाई कर दी जाती है, उसमें किसी तरह का जो है खिसकन न हो, इसके लिए ये सारी बातें हैं। लेकिन छोटा करने के पीछे एक कारण बताया, आसानी से ढक सकेंगे इसके मुंह को रेतीली आंधियों से बचाने के लिए। और दूसरा बताया इन्होंने कि जल का वाष्पीकरण कम होगा। तीसरा और इसी तरह का एक कारण है, इसका संबंध तली से है। सर बताएं, ये पानी होता है, कुएं का व्यास चौड़ा रहेगा तो जो पानी कम मात्रा में ज्यादा फैल जाएगी, यानी ऊपर नहीं आ पाएगी। अगर व्यास कम रहेगा तो पानी ऊपर आ जाएगी और उसे निकालने में आसानी होगी। इसलिए जो व्यास होता है वो सकरा। कम व्यास वाले कुइयों में जो जल संचित होता है उसका सतह ऊपर तक आ जाता है, और जिसमें पानी निकालने वाले पात्र को आसानी से डुबोया जा सकता है। किंतु जब अधिक व्यास वाली कुई बनाई जाएगी तो पानी का फैलाव दूर तक हो जाएगा और उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, तो कम ऊंचाई वाले पानी में बर्तन को डुबाना मुश्किल हो जाएगा। एक ये भी कारण है। ये तीनों आप याद रखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। अब अगले पेज में और आगे कुछ बताएं आप लोग, इस पेज में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो। एक और बताएं आप लोग, जो कुएं की खुदाई का काम करता है उसको क्या कहते हैं? चलबांजी। बहुत अच्छा। चिलवांजी। चलबांजी। और कोई चलबांजी। दूसरे विद्यार्थी बताएं चलबांजी के अलावा। चेजारो। हाँ, चेजारो। बहुत अच्छा। जारो। और जिससे पूछा जाए वही बताएंगे, जिसका नाम लिया जाए वही बताएं। ये जो चेजारो या चलबांजी होते हैं
विशेष वहाँ पर इनका समाज में कोई विशेष स्थान होता है या विशेष महत्व दिया जाता है, वो महत्व किस रूप में दिया जाता है? चलिए आयुषी बताएं। चलबांजी का एक सामाजिक महत्व है वहाँ राजस्थान में, उस महत्व और आदर को बताएं, किस रूप में ज्ञापित करते हैं? कृष्णा आप बताएं, कृष्णा दुबे। मोनिका। अनुराग। अनुराग कुमार। आदित्य। स्वाति। बता रहे हैं। स्वाति कुशवाहा। सर ये सर बता रहे हैं। सर वहाँ उन्हें एक विशेष समाचार धीरे धीरे बोलें, धीरे धीरे, स्पीड कम करें बोलने का। वहाँ उनकी जी सर। सर चलबांजी जो होते हैं उनको एक विशेष प्रकार का सम्मान दिया जाता है। उन्हें हर साल किसी त्योहार पे यानी दिवाली वगैरह पड़ने पे उन्हें अलग अलग तरह से यानी उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट वगैरह सब तैयार किए जाते हैं। अगर कोई अनाज वगैरह होता है तो उनके लिए अलग से अलग रख दिया जाता है। लेकिन अब जो है हमें उनके जो सम्मान में काफी बदलाव आ गया है। उनको हाँ हाँ सही बताया आपने, पहले बहुत ज़्यादा सम्मान था, आज भी सम्मान है, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ी कमी आई है। और इस कमी के पीछे कारण क्या हो सकता है? मशीन सर। हाँ, जो आधुनिकतम तकनीक आई है, आधुनिकतम जो तकनीकें आई हैं जल निकालने का, उसके वजह से उनका महत्व जो है कम हुआ है। ये मशीनीकरण की देन है। चलिए फिर और अब अगले पेज में जैसे मैं पढ़ते रहा हूँ, अगला पेज वो जहाँ से आपको मिल जाता है। मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती, भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। यह एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, दूसरी तरफ ऊपर के रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर पानी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बनाए जाने बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ से रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया।
अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा। पहला रूप है पालर पानी, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। देखिए, वर्षा का पानी छतों पर भी इकट्ठा करके, छत का पानी एक जगह गिरा करके और उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, वो बना दिया जाता है। हम भी अपने तरफ कर सकते हैं वर्षा के जल को। देखिए, हमारे गांव में बहुत सारे पोखर हुआ करते थे, पोखर, छोटी छोटी गड़ैया हुआ करती थी, अब सब भर गए। तो एक तरह से समझिए कि गांव के ये बर्तन हुआ करते थे, जलपात्र। वर्षा होता था, इकट्ठा हो जाता था और पानी रिस रिस के नीचे जाता था और फिर हैंडपंप, नलकूप इत्यादि से उसको निकाल लिया जाता था। अब इनकी संख्या में कमी आई है हमारे तरफ भी कुओं का मरम्मत किया जाना चाहिए, क्योंकि आज जल की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और देखिए, बड़े आश्चर्य का विषय है, एक शब्द है जल की व्यवस्था। देखिए, हमारे तरफ जल की व्यवस्था कितना हम लोगों ने किया, नलकूप लगाए, इसके बाद से पानी निकालने के लिए ऊपर से वो टुल्लू, समरसेबल और क्या क्या लगाए, ऊपर पानी को टैंक में इकट्ठा किया, आरओ लगाया, ये इंडिया मार्क का बहुत सारे वो हैंडपंप लगाए गए। इसके बाद भी जल की समस्या कहीं ना कहीं है। जो मानक रूप में सही पानी मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। यदि कुओं पर ध्यान दिया गया होता है, राजस्थान की तर्ज पर हमारे कुओं को ढकने की व्यवस्था होती, बढ़िया ढंग से कुओं की दीवारों की चिनाई हुई रहती, उसकी सफाई करने के बाद उसमें ब्लीचिंग वगैरह मिलाए गए होते, तो आज भी हमारे कुएं जो हैं वो उसके पानी अच्छे हैं। कुएं के पानी की जो शीतलता है वो हमारे शरीर के लिए मानक के अनुरूप है। अनावश्यक किसी यंत्र के माध्यम से पानी ठंडा किया जाए तो आवश्यकता से अधिक ठंडा हो जाता है, फिर कुछ जहरीली गैसों का मिश्रण भी संभव है। तो अब जल की व्यवस्था को जो है नए सिरे से परिभाषित भी करने की आवश्यकता है। आखिर व्यवस्था वो हमारे किस काम की है? सिर्फ जल हमें उपलब्ध हो जाए या फिर जल मानक रूप में उपलब्ध हो, किसे हम व्यवस्था मानते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। पालर पानी, पाताली पानी, ये तो बताया जा चुका है आपको। रेजा पानी, 3 हो गए। ये यहाँ तक हो चुका है। फिर आगे चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। थोड़ा सा 2-4 पंक्तियां आप नीचे बढ़ जाइएगा, आगे मिलेगा आपको, पैराग्राफ ही आगे बढ़ जाएंगे। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक मतलब मिस्टेक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है। डोल एक बर्तन होता है जिससे बालू वगैरह इकट्ठा, नीचे जो खुदाई हुई रहती है उसको इकट्ठा करके वो बाहर निकाला जाता है। और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई, वो कुएं की जो दीवार होती है उसकी मरम्मत की जाती है, ताकि रेत उसमें रेतों की खिसकन न हो पाए, ताकि मिट्टी भसके धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है। हाथ का मतलब ये देखें, ये ऐसे हाथ को मोड़ेंगे, ये यहाँ से लेकर के
ये जो कोहनी हमारी है और इस उंगली को ऐसे लंबा कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ तक की जो लंबाई होती है पहले लोग इसी से मापते थे। ये एक हाथ, हाथ का मतलब पूरा ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से पूरा हाथ नहीं, आधे हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हाथ से ही हम लोग मापते थे पहले। अब मीटर सेंटीमीटर आदि बहुत सारे पैमाने आ गए हैं। तो 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चलवांजी को राहत देती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी हो जाता है। किसी किसी जगह तो मिट्टी क्यों फेंकी जाती है? उससे क्या होगा एक मुट्ठी से? एक मुट्ठी रेत से क्या होता है कि रेत नीचे जाते जाते फैल जाता है, वो फैल करके जाता है और बाहर से ताजी हवा भीतर जाती है और अंदर की जो दमघोटू हवा होती है, दमघोटू हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड समझ लीजिए, वो जो है वो बाहर आती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आप समझिए कि आप ऐसे जब बालू फेंकते हैं अंदर तो हवा पर दबाव बनाते हुए अंदर जाती है, तो अंदर जाने के बाद क्या होता है कि अंदर की हवा जो है वो बाहर आती है एंटी डायरेक्शन में, तो गर्मी से राहत मिलती है। और इस मिट्टी या बालू से चलवांजी को चोट न लगे इसके लिए वो एक मेटल की कोनिकल शेप में ऐसे वो टोपी पहन लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो है मिट्टी जो गिरेगा तो ऐसे फिसल करके दूर चला जाएगा। ऐसे टोपी होती है, यदि वो यहाँ गिरे तो यहाँ दूर चला जाएगा, उसके शरीर पर नहीं लगेगा, इसलिए वो फेंका जाता है। वो चित्र मैंने बनाया था पिछले क्लास में। तो पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास, ये घास है, याद रखना होगा, खीप घास ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। ये देखिए, ये 1 उंगली हो गई, ये 2 उंगली हो गई और ये 3 उंगली हो गई। तो ये 3 उंगलियों को मिला करके, 3 उंगली को मिला करके ये जितनी मोटाई इसकी हो रही है, इतना मोटा जो है रस्सा बटने का मतलब कि आप देखे होंगे अभी भी किसान लोग कई सारे वो थ्रेड ले करके या फाइबर्स जो होते हैं उसको ले करके और दोनों रस्से को मिला करके और ऐसे ऐसे उसको, उसकी बटाई होती है, बट देते हैं। बटना मतलब पूरना होता है, लपेट करके कई सारे फाइबर्स को मिला करके एक मोटा रस्सा बनाना। तो घास का जो फाइबर होता है उसको मिला करके घास के जो रेशे होते हैं बना दिया जाता है।